विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। दोस्तों नमस्ते। विविधा के आज के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि विविधा जो है हर हफ्ते एक नई विशेषता के साथ आपके लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आती है। तो आज क्या नया लेकर आई है, क्या विशेष लेकर आई है, ये बताएंगे हम, यानी मैं अमरकांत और मनीषा जैन, हम दोनों का नमस्कार। तो मनीषा जी, जैसे कि मैंने बात विशेषता की है, तो वो विशेषता जो है वो क्या है, बताइए। मैं तो तिथि विशेष की बात कर रही हूँ अमर जी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारतीय मनीषा ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को हमेशा माना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने तो जैसे समूची दुनिया को ही एक कुटुंब का रूप दे दिया। देखिए अमर जी, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो परंपरा है, इसका निर्वहन ही तो कर रहा है ये योग दिवस जी। और योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता ही जुड़ाव है। और इसी योग के साथ कुछ और भी चीज जुड़ी हुई है, एक संयोग है, बहुत सुखद, बहुत ही सुरीला संयोग है। और वो संयोग ये है कि 21 जून जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है, वहीं 21 जून संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विविध भारती की तरफ से। और अब मैं यहाँ पे एक बात आपसे करना चाहूंगा दोस्तों, कि जहां बात संगीत की आती है, जहां बात संगीत दिवस पर कर रहे हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी जो मनीषा जी हैं, ये संगीत सरिता के माध्यम से बहुत कुछ आप तक पहुंचाती हैं। इन्हीं से जाने कि आज संगीत दिवस पर ये क्या कुछ कहने वाली हैं और क्या कुछ विशेष लेकर आई हैं। एक बात हम सभी जानते हैं अमर जी, और आप भी जानते हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जो मातृभाषा है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अमर जी की संस्कृत जो है वो देव भाषा है। और संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है और वो है नादाधीनम जगत सर्वम, यानी नाद के अधीन ही समूचा जगत है। नाद को ब्रह्म मानती है हमारी भारतीय संस्कृति, और सनातन रूप से ही ये माना जाता है कि संगीत और नृत्य के जो प्रणेता हैं वे हैं भगवान शिव जी। कोई भी मंच का कार्यक्रम हो, भारतीय संस्कृति का ये एक सुंदर रूप है कि वहाँ शिव नटराज के रूप में स्थापित होते हैं, उनकी प्रतिमा वहाँ स्थापित होती है। तो आज क्यों ना हम हमारे श्रोताओं को योग दिवस और संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के साथ ही कार्यक्रम का आरंभ करते हैं नाद के प्रणेता शिव की उपासना से।
मन से लिपटा जाए हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए विष अमृत कभू ना बने, काहे जतन लगा। मनीषा जी, बहुत ही सुंदर। मतलब देखिए, हम श्रोताओं को दिखा तो नहीं सकते लेकिन सुना सकते हैं, और सुनने में ही जब इतना लीन हो जाने की स्थिति आ जाती है तो सोचिए, ये चीज जब दर्शक की हैसियत से कोई देखता होगा तो क्या उसकी स्थिति होती होगी, क्या उसकी मनस्थिति होती होगी। तो संगीत का जो जादू है वो कहीं एक अलग दुनिया में ले जाता है। और इसी तरह से जो योग की आपने बात की, योग हमारे तन मन को एकदम निर्मल कर देता है। जी हाँ। और संगीत और योग, इनमें यही समानता है। जी हाँ, ये बहुत ही मीठा गीत जो हमने सुना, श्रोताओं को बताना चाहेंगे, फिल्म भैरवी से हमने लिया था श्रोताओं। स्वर कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौर का था, संगीत रचा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये एक मधुर गीत हमने सुना, और इस गीत के बाद अमर जी की जो बात थी उसमें एक बात जो छुपी हुई है जिसे मैं समझ रही हूँ, वो है संगीत के अलावा कुछ और भी ऐसी विधाएं हैं जो सीधे सीधे हमारे मन को निर्मल कर देती है। उसमें एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है, वो है अभिनय। बिल्कुल। मतलब देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ मनीषा जी कि चाहे एक गायक हो, संगीतकार हो, कोई वाद्य बजाने वाला हो, कोई पेंटर हो, कोई अभिनय करने वाला हो, कोई लेखक हो, ये सब ईश्वर के वरदान प्राप्त लोग होते हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने। ये जो चीजें इनमें आती हैं कोई सीख नहीं सकता है, कोई सिखाई नहीं जा सकती। ईश्वर प्रदत्त गुण है ये ईश्वर ने इनको एक अतिरिक्त वरदान दिया होता है। कला से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, जिनके नाम मैंने नहीं लिए उनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तो अभिनय अगर कोई कहे कि नहीं साहब हम इंस्टीट्यूट में जाके सीख आए हैं, वो सीखना नहीं होता है। वहां आपने अपने आप को रिफाइंड किया है, आपने वहां अपने अभिनय की बारीकियों को सीखा है। आप कहीं गाने में कहीं किसी के पास जाकर सीखा है, तो वो चीजों को आपने सीखा है जो आज के समय में जरूरत है। लेकिन वो कला तो आपके अंदर है। आप एक बेसुरे आदमी को कभी गायक बना ही नहीं सकते हैं। हाँ। है ना। और संगीत तो सच में माँ सरस्वती का ही वरदान है। वैसे ही और अन्य ललित कलाएं जिनका नाम आपने लिया, अमर जी, हम अभिनय की बात कर रहे हैं। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। आप बात करना चाहती हैं उस कलाकार की जो एक विशेषता के साथ हमारे देश में रहा है। जी हाँ। आप समझ गई होंगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक ऐसी शख्सियत की जो दिखने में तो
पूरी तरह से विदेशी लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम यूरोप या अमेरिका के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर शख्सियत, लेकिन जब उनकी ज़बान से हिंदी या उर्दू फिसलती है तो क्या ही मीठी लगती है। हमने उन्हें अपने रजत पट पर यानी सिनेमा के स्क्रीन पर हमेशा विदेशी भूमिका निभाते हुए देखा है, यानी एक विदेशी की भूमिका निभाते हुए देखा है। जी, अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं टॉम ऑल्टर के। टॉम ऑल्टर साहब जो अमेरिकी मूल के व्यक्ति थे, माता पिता अमेरिकी मूल के। इनके पिताजी का जन्म जो था वो सियालकोट में हुआ था मनीषा जी। अच्छा। टॉम ऑल्टर साहब का। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं ये जो नाम इनका ले रहा हूं टॉम ऑल्टर, ये नाम नहीं है इनका, टॉम एल्टर नाम है इनका। अच्छा। लेकिन अब वो बोलते बोलते इतना अभ्रष्ट जैसा हो गया, टॉम ऑल्टर कहे जाने लगे, लेकिन हकीकत में टॉम एल्टर हैं ये। अच्छा। और इनका मसूरी में जन्म हुआ और इनके पिताजी जो थे वो वहां एक ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए थे। जी जी। अब ये वहीं पले बढ़े तो जाहिर है हिंदुस्तान में रहे, मसूरी में रहे, तो हिंदी की कोई समस्या तो थी नहीं। अब लेकिन जब इन्हें पर्दे पर देखा गया तो ऐसी नफीस उर्दू, अब देखने वाले सोच रहे हैं कि ये तो डबिंग तो नहीं की है भाई, ये कहीं ये तो लगता नहीं है कि ये बंदा इतना ऐसा कैसे शुद्ध हिंदी बोल रहा है। जी हाँ। अब हिंदी तो ठीक है, उर्दू के भी शब्द इतने बेहतरीन तरीके से ऐसे फ्लो में निकल रहे हैं, तो लोगों को शुरू में तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उर्दू इनको कैसे आने लगी। तो ये बात है सन 1954 की, जब इनके मदर फादर ने विशाल ध्यान केंद्र एक शुरू किया मसूरी में। जी। और खास बात ये थी कि उस समय उनकी उम्र 4-5 साल रही होगी और वहां पे उस केंद्र में ईसाई मिशनरी के लोग, बाकी के लोग भी आते थे। जी जी। और अन्य धर्मों के भी, वहां पे कोई रोक टोक नहीं थी, सभी आते थे। लेकिन वहां पे बाइबल का पठन होता था। बाइबल जब सब लोग मिलकर पढ़ते थे तो वो हिंदी में भी पढ़ते थे और खास बात है कि बाइबल उर्दू में भी पढ़ते थे। अच्छा। अब यहां से हमारे टॉम साहब का रिश्ता उर्दू के साथ जुड़ गया, यहां से उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, 18 साल की उम्र तक पहुंच गए। इनके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए इनको अमेरिका के येल शहर में भेज दिया कि भाई वहां से आप बड़े उच्च शिक्षित होकर आइए, लेकिन वहां का डिसिप्लिन इनको रास आया नहीं। एक अभिनेता के लिए कैसे मुमकिन था अमर जी, ये तो सोचने समझने की बात है। और लेकिन उस समय तक मनीषा जी इनको अभिनय के कीड़े ने काटा नहीं था। अब वो ये अभिनय का वायरस कहां से गया ये अब मैं बताता हूं आपको। वहां से ये लौट के आए येल से और यहाँ हरियाणा के जगधरी जगह में एक स्कूल में ये क्रिकेट सिखाने लगे। हाँ, इन्हें क्रिकेट का भी बहुत शौक था। जी, जी, ये क्रिकेट सिखाने लगे। क्रिकेट सिखाने के बाद अन्य स्कूलों में छोटी मोटी नौकरी की। सन 1962 की बात है जब ये अपने दोस्तों के साथ फिल्म आराधना देखने गए और फिर राजेश खन्ना के ये ऐसे फैन हुए कि हफ्ते में 3-3 दिन तक लगातार ये फिल्म देखते रहे और उसी का ये असर था कि ये वहां से सीधे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गए और वहां से एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद आगे क्या हुआ ये हमारे सारे श्रोता जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो कैसे जान सकते हैं ये मनीषा जी बताएंगे। वो मैं इस तरह से बताऊंगी कि रिकॉर्डिंग ही सुनवा दूंगी खुद टॉम ऑल्टर साहब के आवाज में। और टॉम ऑल्टर साहब से बातचीत की अनुपमा सिंह ने और ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी लाइब्रेरी से। तो आइए सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग और आज विविधा में याद करते हैं टॉम ऑल्टर साहब को। टॉम ऑल्टर जी, ये सफर शुरू कैसे हुआ? जब आपने FTI इंस्टीट्यूट पुणे ज्वाइन किया। मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है। जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास। उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। जी हाँ, संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है। आज इन तीनों विधाओं से आप जुड़े हुए हैं, थिएटर, फिल्म और टेलीविजन। इसको आप किस प्रेफरेंस में रखना चाहेंगे? प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है।
प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूँ कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं, तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है, क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं, तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है, तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को। अभी हमने एक ही पहलू टच किया है टॉम ऑल्टर का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ही की पसंद का एक गीत हो जाए। जी बिल्कुल, ये आनंद फिल्म का गीत है, और आनंद फिल्म अभी से कहूँ ये मेरी पसंदीदा फिल्म है, और इस फिल्म का कोई भी गाना अगर हम ले तो मुझको बेहद मजा आएगा पेश करने में। लेकिन हमने एक गाना ये लिया है कि जिंदगी कैसी है पहेली है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी टेलीविजन में जो किरदार निभाते हैं, वो किरदार जो है वो काफ़ी साल तक कंटिन्यू करता है। मुझे इस किरदार के नाम से एक किरदार ऐसा याद आया जुनून सीरियल में, केशव कलसी का, जो काफ़ी नेगेटिव शेड लिए हुए था। ये शायद 92 में ही शुरू हुआ था इसका सिलसिला जुनून का मेरे लिए। तो तब तक मैं कुछ 17-18 साल तक काम कर चुका था इस लाइन में, और अच्छे अच्छे रोल मिले थे, अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करने को मिला। लेकिन हमेशा ये बात मेरे सर पर हावी रही कि टॉम को सिर्फ अंग्रेज के रोल मिलते हैं। हालांकि तब तक मैंने नॉन अंग्रेज हिंदुस्तानी रोल बहुत किए थे, लेकिन लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो ये जब मुझको कैरेक्टर मिला
तो इस कैरेक्टर में मुझको एक नजात जो है ना, इन चीजों से वो नजात मुझको नजर आई इस कैरेक्टर में। तो वो जिद मेरे अंदर थी कि ये मैं रोल करूंगा, और ये तमाम जो ये शक है, तमाम जो ये बातें लोग करते रहते हैं, जो एक्चुअली बेबुनियाद बातें थी, मैं इन तमाम बातों को इस किरदार के जरिए खत्म कर दूंगा। तो वो जिद थी मेरे अंदर, और उस जिद ने इस कैरेक्टर को बहुत सूट किया, केशव कलसी को, क्योंकि वो भी बहुत जिद्दी कैरेक्टर है। तो बाई चांस निजी जिंदगी और उस किरदार की जिंदगी, ये दोनों उस एक मौके पर जाकर मिली, और बस नतीजा ये कि एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार पैदा हुआ। ऐसा कोई और किरदार जो आपने फिल्मों में निभाया हो जो आपको भी लगता हो कि ये बहुत ही डिफरेंट था टॉम आर्टर की पर्सनालिटी से? राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। जी हाँ। उसमें मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था। एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया, क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए। तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की। उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी, और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था, और उर्दू में बात करता था वो। तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में। और उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था, और वो भी बहुत ही सिंपैथेटिक, रोमांटिक, बहादुर इंसान था वो। तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है, लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था, वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, तो उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी। बहुत देर से मेरे जहन में ये सवाल घूम रहा है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? एक्चुअली मैं एक्टर इसलिए हुआ क्योंकि मैं जो होना चाह रहा था वो मैं हो नहीं पाया। मैं एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का। हाँ जी। तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी, यानी कि एक यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट्स का, आज भी है। तो स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। किसी एक स्पोर्ट्स से या क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों जी। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ मैं। और इसके अलावा भी कोई और ऐसी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट हो? स्पोर्ट्स के अलावा या स्पोर्ट्स के अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर ही। स्पोर्ट्स के अंदर मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। अच्छा। पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, और जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, और सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने। तो अगले पहलू के बारे में बातचीत करने से पहले एक गीत, इत्तेफाक से नहीं लेकिन है ये राजेश खन्ना का गाना भी। ये एक फिल्म उनकी थी आराधना। मैं जल्दी से आपको ये बताऊं आराधना के बारे में। हम लोग उस टाइम जगाधरी में रहते थे। जगाधरी एक टाउन है हरियाणा में। तो ये लगी थी फिल्म यमुनानगर में, जो 10 मील दूर है जगाधरी से। हम लोग साइकिल पर गए थे जगाधरी से यमुनानगर आराधना देखने। अच्छा। और इतनी अच्छी लगी कि पहले हफ्ते के अंदर ही मैंने 5 बार ये फिल्म देखी आराधना। चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक गीत है जो उस जमाने का बहुत ही मतलब लोकप्रिय गीत था, और शायद ये उस जमाने की एक पुकार है, वो है मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी की तू। चलिया तू चलिया। टॉम आल्टो जी, यूजुअली लोग अपने बोलचाल की भाषा में इतना उर्दू यूज नहीं करते। आप ये बताएं कि ये आपने कैसे पिकअप किया? अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी के है, और जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून के इलाके की बात कर रहा हूँ। और बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। तो मैंने एक दोस्त वहाँ बने, मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है। लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू। अच्छा। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई, उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। तो उर्दू शायरी से कुछ कनेक्शन या कुछ? एक बिल्कुल सरसरी तौर पर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है शायरी में, बहुत ही ज्यादा। आप लिखते भी हैं? लिखने की गुस्ताखी करता हूँ कभी कभार। लोग एक्चुअली शायरी करते हैं, मैं तो कर नहीं पाता हूँ। मैं लिख पाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँ, उस शायरी में कोई बात है नहीं। लेकिन शायरी सुनने में या पढ़ने में मुझको बहुत अच्छा लगता है मुझको। शकील बदाऊनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। वाह, बहुत। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता। शायद शायरी लिख पाता हो लेकिन कर नहीं पाता हो। जब शायरी और जिंदगी दोनों मिल जाती हैं तब एक जो है आदमी वो शायरी कर सकता है। तो अभी मैं सिर्फ लिखने की कोशिश करता हूँ, अभी तक मैं कर नहीं पाया। शायरी कर नहीं पाया। नहीं। एक गीत और जो आपको बेहद पसंद हो, जो आपके दिल को छू कर गया हो। बहुत अच्छे। और ये राजेश खन्ना का नहीं, ये राज कपूर का है। अच्छा जी। और फिल्म है संगम, और एक कमाल का गाना है संगम में। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा।
रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब तुम्हार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। टॉम ऑल्टर जी, अभी तक की बातचीत में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, फिल्म, टेलीविज़न, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, लेकिन एक चीज़ जो लग रहा है जिस पे हमने ख़ास ख्याल नहीं दिया वो है थिएटर। थिएटर से जुड़े अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंस, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का, पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, और एक आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है उस चीज़ को पॉलिश करने के लिए, बनाने के लिए, उसमें तब्दीलियाँ लाने के लिए। बहुत उसमें मजा है। कौन सा प्ले आपको लगता है जो आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद? एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोग ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो। एक गीत हो जाए आपकी पसंद का? जी बिल्कुल, मेरा नाम जोकर से एक गीत है, और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि गॉडो में जो दो मेन किरदार है, नसीर और बेन, उन दोनों के कैरेक्टर भी एक हद तक जोकर्स हैं। तो ये गाना है उसी फिल्म का, कहता है जोकर सारा ज़माना। कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर।
कई बार लगती है कि आधी हकीकत है और आधा फसाना है कि नहीं अमर जी? बिल्कुल सही कहा। और कई लोगों की जिंदगी में ये हकीकत फसाना बन जाती है और कभी कभी फसाना हकीकत बन जाता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के जो बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जब जानते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि कहाँ से किस किस तरह से लोगों ने अपनी शख्सियत को बदला, संवारा, सहेजा और फिर एक मुकाम को हासिल किया। और ऐसे ही एक कलाकार की बात अब हम करने जा रहे हैं जो जाने ही जाते हैं अपनी दमदार आवाज़ और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी जबरदस्त प्रेजेंस की वजह से, और जिनके डायलॉग्स एक हिस्ट्री बना चुके हैं। अब वो डायलॉग तो है ना, वो हमारी आम जिंदगी में अपनी एक ऐसी जगह बना चुके हैं कि हम अपनी भाषा में उनको प्रयोग करने लगे हैं। अब अगर आप खुश हो गई तो आप कहेंगी मोगैम्बो खुश हुआ। जी हाँ। या आपको अगर ये कहना है कि साहब मैं गलत नहीं हूं, तो आप ये नहीं कहेंगी कि मैं गलत नहीं हूं, आप कह देंगी डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। ये तो खैर अमर जी का स्टाइल है जिसको हमारे श्रोता बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अब ये भी समझ गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं एक शानदार शख्सियत और बुलंद आवाज के मालिक अभिनेता अमरीश पुरी जी की। अब देखिए, योग दिवस और संगीत दिवस की जब हम बात कर रहे थे तो संयोग की बात कर रहे थे जी। अब यहाँ भी संयोग है। जहाँ टॉम ऑल्टर 22 जून को पैदा हुए 1950 को, अमरीश पुरी साहब पैदा हुए 22 जून 1932 को। अच्छा, देखिए ये भी ही है। और दोनों अपने अपनी जगह के बड़े कलाकार। जी हाँ, दोनों ही अभिनय से जुड़े हुए बड़े जबरदस्त कलाकार। बिल्कुल। और अमरीश जी के बारे में खैर हमारे श्रोता बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी जानते हैं। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस हम एक दो बातें जो जोड़ना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि दस्तूर है, रस्म है, रिवाज है, तो बताते हैं कि अमरीश पुरी साहब का विविध भारती के साथ बड़ा गहरा नाता रहा है। न सिर्फ अमरीश पुरी साहब बल्कि इनके भाई मदन पुरी और एक और भाई जिनका नाम ज्यादा लोगों की जबान पर नहीं आता, उनका नाम है चमनपुरी साहब। चमनपुरी साहब, इनको आप बहुत कम, आज के जो जनरेशन के हमारे श्रोता हैं वो उन्होंने इनको नहीं देखा होगा, लेकिन पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने इनको पुरानी फिल्मों में बहुत देखा होगा। बड़ी बड़ी मूंछें, दमदार आवाज, अलग शख्सियत। मैं एक बड़ी हिट फिल्म का आपको नाम बता देता हूं, प्यार किए जा। किशोर कुमार, शशि कपूर, महमूद, कल्पना कार्तिक और मुमताज वाली जो फिल्म थी, उस फिल्म में चमनपुरी साहब ने किशोर कुमार के पिता की भूमिका की थी, जो ओम प्रकाश के समधी रहते हैं। अच्छा। अब इसमें एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। जी जी जी। प्यार किए जा ये वही फिल्म है जिसका रीमेक है हसीना मान जाएगी डेविड धवन वाली। अच्छा। जिसमें संजय दत्त, गोविंदा, करिश्मा कपूर हैं। हाँ। अब इसमें चमनपुरी वाला जो किरदार था वो कादर खान ने निभाया है। देखिए क्या बात। तो एक्चुअली कहानी वही है मनीषा जी, लेकिन आज के संदर्भ में उसको अलग तरीके से पेश किया गया है। उस जमाने से इस जमाने का जो शिफ्ट है वो इस फिल्म में दिखाई देता है। और लेकिन ये भी मजेदार फिल्म रही। वो भी अपनी जगह पे फिल्म रही मजेदार। अब जब बात करें मजेदार शब्द जो आया है, तो मजेदार और अमरीश पुरी अगर ये जोड़ें तो अमरीश पुरी साहब ने जहां एक जगह पर बहुत ही खतरनाक विलन किया, वहीं इतने बेहतरीन कॉमेडी रोल भी किए। मुस्कुराहट फिल्म की बात कर लें, और भी कई फिल्में हैं जहां। अब उसके बाद अगर उनके कैरेक्टर रोल की बात करें, क्या बात है। उसके बाद अगर ये बात करें कि अमरीश पुरी साहब ने कभी अपने दर्शकों को, अपने चहेतों को रुलाया है, तो बात देख लीजिए उनकी फिल्म विरासत देख लीजिए, बहुत सही उनकी फिल्म देख लीजिए घातक देख लीजिए सनी देओल के साथ, जिसमें एक गले के कैंसर के मरीज का जो किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया है। मैं कहता हूं कितना भी सख्त दिल
इंसान होगा वो उसको देखकर भावुक जरूर हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये ईश्वर का वरदान होता है। आपने बिल्कुल सही कहा अमर जी कि ये तो वाकई ईश्वर प्रदत्त एक गुण है। और एक बात आप जो बताते रह गए थे ना, वो हम बता देते हैं श्रोताओं। अमरीश पुरी, चमन पुरी और मदन पुरी, ये तीनों ही जो भाई थे ना, इन तीनों ही का विविध भारती से संबंध था और वे यहाँ हवा महल में अभिनय करने आया करते थे। ये तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि मदन पुरी साहब अपने समय के माने हुए विलेन रहे हैं और चरित्र भूमिकाएं भी उन्होंने की। वो बहुत ही स्थापित कलाकार थे। चमन पुरी साहब जो थे वो भी करते थे काम, लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं कहलाते थे। अमरीश पुरी साहब की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी फिल्मों में। वो दौर था जब अमरीश पुरी विविध भारती के नाटकों में, हवा महल में, प्रहसनों में, झलकियों में लगातार काम करते थे और अपने संघर्ष के उन दिनों में विविध भारती को वो थामे रहे और विविध भारती ने भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अमरीश जी, आप जहां भी हैं, आज भी विविध भारती आपके साथ है, आज भी आपकी आवाज हमारे साथ है। और ये जो साथ आवाज है, इसे अब सुनवाने का आ गया है वक्त। अमर जी, श्रोता इंतजार कर रहे होंगे। एक प्रोग्राम जो उन्होंने विविध भारती से किया था, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और हमने बहुत सहेज के रखी है। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और अमरीश पुरी साहब को याद करते हैं। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूँ? मेरी पहली फिल्म थी रेशमा और शेरा। उसमें मैंने रहमत खां की भूमिका निभाई थी। कैरेक्टर रोल था, वो अच्छा था लेकिन विलेन नहीं था। हम रेगिस्तान में खैमों में रहते थे परिवार की तरह, और वो जिस ढंग से फिल्म फिल्माई गई उसके नज़ारे आंखों के सामने अब भी ताज़ा हैं। दिन के वक्त कड़कती धूप में तपती हुई रेत के ऊपर हम काम करते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। कभी दरख्त की छांव में बैठ जाते थे। हाँ, इतने बड़े मैदान में रेत ही रेत दिखती थी और वहाँ पे मीलों मील कोई एक दरख्त नज़र नहीं आता था। तो एक दरख्त के नीचे जब बैठते थे तो वहाँ ऊंट के जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो लग जाते थे पाँव में और खून चूस जाते थे। इन मुश्किलात का सामना करते हुए सभी कलाकार अपने काम से दिल नहीं हटाते थे। ख़ास तौर पर मुझे कहना पड़ेगा कि वहीदा जी जिस तरीके से रेत के टीले के ऊपर तपती हुई धूप में खड़ी रहती थी, उनके आसपास कोई उनको छाता देने वाला, छांव देने वाला कोई नहीं रहता था। बहुत लगन के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया। लता जी के गाने उस फिल्म में जो गाए हुए हैं वो जयदेव जी के म्यूज़िक में हैं। जयदेव जी का म्यूज़िक भी एक अपनी जगह रखता है। बहुत सोच था उनके म्यूज़िक में, उनकी कॉम्पोजिशंस में। लीजिए मैं उनकी एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन लता जी की गाई हुई जो रात की रोशनी में फिल्माई गई थी वो आपको सुनाता हूँ। ना सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छाँव, ना कोयल ना पपीहरा, ऐसा मेरा गाँव रे।
बुझे तन की तपन, कहाँ बुझे तन की तपन, सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चकोर, जाग उठी है सांवरे, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे, अंगारे भी लगने लगे पिया, अंगारे भी लगने लगे, आज मुझे मधुमास रे, मधुमास रे, आज मुझे मधुमास रे। तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे, तुझे आंचल में रखूंगी ओ सांवरे, काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे, काली अलकों से बांधूंगी ये पाँव रे, जलबैया डालूंगी छूटे नहीं, जलबैया डालूं के छूटे नहीं, मेरा सपना सजन अब टूटे नहीं, मेहंदी रची हथेलियां, मेहंदी रची हथेलियां, मेरे काजल वारे नैन रे, पल पल तुझे पुकार के पिया, पल पल तुझे पुकार के, हो कर बेचैन रे, बेचैन रे, हो कर बेचैन रे। हम मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज़ की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। उनकी आवाज़ आज भी कानों में इस तरह से गूंजती है कि मानो वो जिंदा आवाज़ हो। ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए हैं। वो आज भी हमारे सामने उसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हाजिर हैं, सामने दिखते हैं। उन्होंने जो गाने गाए, मैं बचपन से ही उससे बहुत मुतासर रहा हूँ। जो उनका एक नई उम्मीद लाने वाला गाना मुझे अच्छा लगता था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बंगला बने न्यारा। तो बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज इसमें सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन
इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा। इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा। पाए अब जी भर के सुख जिसने भी पसुराए, पाए अब जी भर के सुख जिसने भी पसुराए। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बम्बई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेषों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके, वो आप बखूबी जानते हैं। मेरी नज़र में वो एक बहुत महान कलाकार थे। उनकी जो अंदर से आवाज़ निकलती थी, वो अपने कला की प्रदर्शनी जो अंदर से करते थे, दिल से करते थे, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर छा जाती थी। बहुत कमाल था उनके पास। वो ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उसी को वो अपने अलग अलग रोल्स में घोल के हमें दिखाते थे। वो मेरे पिता समान थे, मेरे गाइड थे। मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि फिल्मों में होने के कारण मैं फिल्मों की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बहुत करीब रहा हूँ। किशोर कुमार जी को आपने सुना है, वाह वाह, क्या दिल से गाते थे वो। उनकी आवाज़ में सोज था, खुशी थी, दर्द था। यानी उन्होंने किस किस्म के गाने नहीं गाए, और इतने मजाकिया कि जब आपके सामने हों तो वो गाने के साथ साथ आपको हंसाते भी रहते थे। इसीलिए वो जब अपने प्रोग्राम करते थे, जैसे स्टार नाइट्स होती हैं तो किशोर कुमार नाइट होती थी। हाँ, मुझे उनके साथ लंदन जाने का भी मौका मिला था। ये उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले मैं उनके साथ लंदन गया था। तो वहाँ किशोर जी ने कहा कि हम क्या प्रोग्राम दें, बताओ हम क्या प्रोग्राम दें। मैंने कहा जी आप तो गाने का ही प्रोग्राम देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो गाएंगे, तुम क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कुछ दूसरी आइटम दूंगा, मैं स्टेज पे आके कुछ बोलूँगा। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ गाओ, तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने कहा किशोर जी कहाँ आप और कहाँ मैं हिम्मत नहीं रखता आपके सामने वहाँ स्टेज पे गाने की। अरे जाओ जाओ, ऐसा क्या बोलते हो, तुमको गाना पड़ेगा, आओ। तो उन्होंने स्टेज पर मिस्टर इंडिया का गाना गाया और साथ में मुझे भी गाने के लिए कहा। मैंने गाया। अब वो गाना तो मेरे पास रिकॉर्डेड है नहीं, मैं आपको सुना नहीं सकता। हाँ, एक और अच्छा सा गाना मैं उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने प्यार का मौसम फिल्म में गाया है, बहुत ही प्यार से। वो कुछ इस तरह से है। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें
न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। श्रोताओं, ये थी अमरीश पुरी साहब की आवाज जो हमने आप तक पहुंचाई, और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम के जरिए। और इस कार्यक्रम के जरिए हमें ऐसा लगता है कि जिन कलाकारों को हम याद करते हैं, आपकी भी आंखें नम होती होंगी, आपके भी दिलों में इन सभी कलाकारों की यादें एक बार फिर अपनी जगमगाहट के साथ उतर आती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दोस्तों, विविध भारती को इतना प्यार देने के लिए, अपने इस खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम विविधा को इतना प्यार देने के लिए। अपना प्यार जाहिर करते रहिए, मैसेज करते रहिए, मेल करते रहिए, सुनते रहिए विविधा। और अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।